Hello everyone, I am Annu. Welcome back. We create jar folder. So friend, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अपनी यूनिट 4 है उसको स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा था अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एटसेट्रा इंट्रोडक्शन लिया था पूरे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, और जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। तो एक रिकैप कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या मीनिंग देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने वहां देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो फाइनेंस और एक मैनेजमेंट। फाइनेंस में क्या जाएगा, जितने भी फंड क्या करती है कंपनी प्रोक्यूर करती है, कोई भी फर्म प्रोक्यूर करती है, और मैनेजमेंट उनका मैनेजमेंट करना, उनको कंट्रोल करना उन फंड्स को। ठीक है, और वो काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर। इसी तरह देखो, कोई भी चीज है, ह्यूमन रिसोर्स को कौन मैनेज करता है एक फर्म के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, इसी तरह फाइनेंस को कौन मैनेज करता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर। तो जो भी मैनेजमेंट करने का, कंट्रोल करने का काम कौन करता है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर, एक मैनेजर काम भी परफॉर्म करता है। तो अब वहां पे हमने देखा था कि जो फाइनेंस है उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, प्रोक्यूर करना है। ये तो मीनिंग देखा था ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्या कि प्रोक्यूरमेंट करना फंड का, उनको बेस्ट वे में क्या करना है, यूटिलाइज करना। अब ये प्रोक्यूरमेंट है, ये कहाँ से करेंगे, क्या क्या सोर्सेज एक फर्म के पास की जहां से क्या कर सकती है, फंड को प्रोक्यूर कर सकती है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सोर्सेज है उस बिजनेस फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए एक एंटरप्राइज के पास। पहले सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस है, वो कोई छोटा एंटरप्राइज हो, कोई भी बिजनेस हो, लार्ज एंटरप्राइज हो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज हो, हर एक एंटरप्राइज को स्टार्ट होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। आप कोई जनरल स्टोरी खोलना चाहो या फिर कोई बड़ा एंटरप्राइज है वो स्टार्ट करना चाहो, आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिना फाइनेंस के हम कोई भी बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकते। वो आपका बिजनेस बिग हो, मीडियम हो, स्मॉल, किसी भी तरह का आपका एंटरप्राइज हो, उसको अपने ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा डिस्कशन था। अब हम बात करें कि जो फाइनेंस है वो किसी भी एंटरप्राइज की को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है उस फाइनेंस की। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से लेते हैं, कोई भी जनरल स्टोर स्टार्ट करना है तो उस जनरल स्टोर को स्टार्ट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लैंड की। ठीक है ना, एक शॉप की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से ही हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, फिर अगर आपको डे टू डे एक्टिविटी को कैरी आउट करना है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिसर्च करना, कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई नई डेवलपमेंट करनी है, या फिर कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज हो जाती है बिजनेस के अंदर, कोई कॉन्टीजेंसी अराइज हो जाती है बिजनेस के अंदर, तो उसको मीटअप करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे ये देखा जाए कि फाइनेंस की हमें हर जगह पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए, आगे चलाने के लिए। बिना फाइनेंस के हम अपने बिजनेस के ऑपरेशन को परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो क्लियर हो यहाँ पे कि क्यों नीड हुई हमें फाइनेंस के बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब काफी सारे सोर्स है एक बिजनेस के पास क्या करने के लिए, फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, किसी भी एंटरप्राइज को मेनली दो रीजन होते हैं जिसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो दो रीजन कौन कौन से, आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और सेकंड आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी फर्म को, किसी भी एंटरप्राइज को फिक्स कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, फिक्स टाइप के फंड चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए फंड चाहिए अपने बिजनेस को क्या करने के लिए, रन करने के लिए। सेकंड क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो डे टू डे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दो तरह से फंड की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर। एक तो फिक्स कैपिटल, जो मेनली कहाँ पे लगाया जाता है, फिक्स एसेट के अंदर जो पैसा लगाया जाता है, और इस तरह के फंड होते हैं जो कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लगाती है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसे लेते हैं, इकट्ठा करती है और फिर उस फंड को क्या करती है, लगाती है कंपनी के अंदर, जो मैंने कहाँ लगाती है, फिक्स एसेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिजनेस को, अपना बिजनेस क्या करना है, एक्सपेंड करना है और बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको नई मशीनरी, नई लैंड, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसके अंदर जो पैसा लगेगा वो कैसा लगेगा, लंबे टाइम पीरियड के लिए लगेगा ना। तो वहां पे क्या चाहिए, क्योंकि कंपनी फिक्स एसेट में पैसा लगा रही है तो कैसी रिक्वायरमेंट होगी, कैसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन उसको डे टू डे ऑपरेशन करनी है, जैसे कि
उसको अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, ठीक है, या फिर कोई और एक्स्ट्रा जो डे टू डे एक्टिविटी होती है किसी भी फर्म के अंदर उनकी पेमेंट करनी है, स्टॉक को परचेज करना है, तो इस तरह की जो कैश की रिक्वायरमेंट होगी, फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो किसके अंदर आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई सभी बच्चों को, ठीक है। तो मेनली कोई भी फर्म है जो पैसा दो पर्पज के इकट्ठा करते हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल करने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही क्या करती है कोई भी फर्म, कोई भी एंटरप्राइज पैसे को इकट्ठा करती है, प्रोक्यूर करती है उस पैसे को। बात क्लियर हुई। अब जो आपके सोर्सेज है फाइनेंस के, जहां से वो पैसा क्या करते हैं, इकट्ठा करती है, जो सोर्सेज है उसको अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया। अब वो कौन कौन से पार्ट है जिसके अंदर क्या किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया, कर रखा है। सबसे पहले जो कैटेगराइजेशन कर रखी है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की, वो कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे मतलब कि जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए, फिर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है या फिर वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अगर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो हम पैसे कैसे किसके लिए इकट्ठा करेंगे, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, फिर मीडियम टर्म पीरियड के लिए क्या करेंगे, पैसे को इकट्ठा करेंगे। अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे इकट्ठा करेंगे उसको, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, उस पैसे को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर इसको कैटेगराइज कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पे। ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो फंड खुद के फंड है कंपनी के, या फिर कंपनी ने उन फंड को क्या कर रखा है, बोरो कर रखा है कहीं बाहर से, ठीक। या फिर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, मतलब कि वो इंटरनल फंड है जो कंपनी खुद के जनरेट किए गए फंड है, इंटरनली फंड है, या फिर एक्सटर्नल कहीं बाहर से क्या कर रखे हैं, एक्सटर्नली उन फंड को बोरो कर रखा है। बात क्लियर हुई। तो मैंने तीन बेसिस पे क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है किसको, सोर्सेज ऑफ फंड को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फंड की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आपने लॉन्ग टर्म फंड्स की। तो जो लॉन्ग टर्म फंड है बच्चों, उसके सबसे पहले क्या आएगा आपका, इक्विटी शेयर। अब जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर का मतलब, तो सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर सबको पता है कि जो इक्विटी शेयर कंपनी ने एक बार इश्यू कर दिए तो कंपनी के लाइफ टाइम के लिए होते हैं। कंपनी तब तक लिक्विडेट नहीं होगी तब तक इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं कर सकती बीच में, ठीक है ना। लाइफ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कंपनी के लिए इक्विटी शेयर होते हैं, इसलिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म के अंदर किसको डाला गया, आपके इक्विटी शेयर को डाला गया है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर वही क्या है, कंपनी के रियल ओनर है। अब उन्हीं के फंड क्या कहलाएंगे, कॉमन फंड कहलाएंगे कंपनी के अंदर, ठीक है ना। और वही फंड क्या होंगे, आपके कंपनी के इंटरनल फंड होंगे जो कंपनी के खुद के फंड होते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म के अंदर भी डाला गया है, ओवन फंड के अंदर भी, और आपका इंटरनल फंड के अंदर भी डाला गया है किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल को, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने किसको, इक्विटी शेयर को। तो देखो मेनली आपको जो शेयर है, जो कंपनी के अंदर शेयर होते हैं वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है उनको, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर, सेकंड आपको कौन सा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर। मेनली डिफरेंस तो आपको पता होगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर प्रीफरेंस शेयर होल्डर के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो जब इक्विटी शेयर होल्डर है वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी आपका क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर की बात आती है वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को रियल ओनर नहीं कहा जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपेयर टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क क्या करता है, बियर करता है किसी भी कंपनी के अंदर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या लेता है, कंपनी से लेता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलता है। तब कंपनी के अंदर प्रॉफिट होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर, तो एक फिक्स्ड अमाउंट से डिविडेंड लेता है ये किसी कंपनी से, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे उनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, दोनों की अलग अलग हो जाती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ज्यादा रिस्क बियर करते हैं कंपनी का, और वो रियल ओनर कहलाते हैं उस कंपनी के। बात क्लियर हुई यहाँ पे बच्चों सभी को, ठीक है। जो आपके इक्विटी शेयर होते हैं बच्चों, वो क्या होती है, कंपनी की कितने मैक्सिमम कैपिटल तक कंपनी क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। सबसे पहले याद रखना ये कहाँ पे डिफाइन होता है, कंपनी के MOA के अंदर डिफाइन होता है कि कितनी कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी इशू कर सकती है अपने लाइफ टाइम के अंदर इक्विटी शेयर के थ्रू, ठीक है। जिसको हम कौन सी, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। जो कंपनी की आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसी वक्त कंपनी को डिफाइन करना होता है कि उसकी कितनी रजिस्टर्ड कैपिटल होगी। मतलब क्या है इसका, कि वो लाइफ टाइम कितना उसको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कितना वो पैसा इक्विटी शेयर के थ्रू क्या करेगी, रेज करेगी अपने लाइफ टाइम में।
वो उसको अपने MOA के अंदर ये चीजें क्या करनी होती है, डिफाइन करनी होती है। फिर आगे आती है जो ये रजिस्टर्ड कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की, कंपनी क्या करती है इस रजिस्टर्ड कैपिटल को डिवाइड कर देती है, इसमें डिवाइड कर देती है इनटू स्मॉल यूनिट्स। और जो ये स्मॉल यूनिट होती है जिसमें डिवाइड करती है इस कैपिटल को, इन्हीं को हम कह देते हैं क्या, आपके इक्विटी शेयर, ठीक है ना। इन्हीं को आप क्या कहते हो, अपने शेयर कह देते हैं कंपनी वाले, ठीक है। बात कर लो शेयर कैसे होते हैं, जो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी डिसाइड करती है कंपनी स्टार्ट करते हुए कि इतनी टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल होगी उस कंपनी की, उसको ही डिवाइड कर देती है स्मॉल यूनिट के अंदर। और जो स्मॉल यूनिट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस कंपनी के शेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी स्टार्ट हो रही है, उस वक्त उसने सोचा कि मेरी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है मेरी कंपनी की कितनी होगी, 10 लाख की होगी, ठीक है। अब जो 10 लाख की कैपिटल को डिवाइड कर दिया कंपनी ने किसके अंदर, 10,000 शेयर के अंदर, कितने के अंदर, 10,000 शेयर के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो एक शेयर की वैल्यू हुई वो कितने की हुई, 100 रुपए की। तो स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया ना, कितनी यूनिट के अंदर, 10,000 के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हर एक शेयर की जो 10,000 जो शेयर है कंपनी के, उनको 100 रुपए उस शेयर की क्या है, फेस वैल्यू है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी कंपनी की, 10 लाख होगी ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, अपनी उस जो रजिस्टर्ड कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया स्मॉल यूनिट में, और वो ही क्या कहलाएगी, कंपनी के शेयर कहलाएंगे। तो यहाँ पे 10,000 कंपनी क्या कहलाएंगे, इक्विटी शेयर कहलाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे। तो अब कंपनी अपने लाइफ टाइम में 10,000 तक ही क्या कर सकती है, कंपनी के शेयर इश्यू कर सकती है, ठीक है। अब देखो जो इक्विटी शेयर है ये हम पढ़ चुके, क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स होता है किसका, कंपनी को फाइनेंस करने का। लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि जो ये इक्विटी शेयर होते हैं लाइफ टाइम के लिए होते हैं, कंपनी इनको रिडीम नहीं कर सकते अपनी लाइफ टाइम, ठीक है। फिर जो भी ये शेयर कहाँ इशू किए जाते हैं, जनरल पब्लिक के अंदर इशू किए जाते हैं। ये नॉन रिडीमेबल होते हैं नेचर के अंदर। और जो ये शेयर होल्डर होते हैं उनका क्या होता है, वोटिंग राइट होता है कंपनी के अंदर, होता है कि कोई भी मैटर हो कंपनी का उसके अंदर क्या कर सके, वोट कर सके। क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेते हैं, आपके इक्विटी शेयर होल्डर लेते हैं, ठीक है। अब फीचर पर लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के, क्या क्या फीचर है, सबसे पहले परमानेंट इन नेचर है, ठीक है ना, कंपनी लाइफ टाइम में इसको रिडीम नहीं कर सकती। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्या कहलाता है, इसके एक्चुअल ओनर कहलाते हैं कंपनी के, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क कौन बियर करता है यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर ही सबसे ज्यादा रिस्क क्या करते हैं, बियर करते हैं। जो ये शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कि आप शेयर को, जो भी आपके इक्विटी शेयर है आप इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो बिना किसी भी कंसिडरेशन के किसी भी पर्सन के। मान लो आपके पास किसी कंपनी के क्या पड़े हैं, शेयर पड़े हैं, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आपको किसी भी सेकंड पर्सन की कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या, जो डिविडेंड पेबल किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो प्रॉफिट का ही क्या होता है, पार्ट होता है। क्योंकि सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसमें से ही क्या होता है, उसमें से ही जो कुछ पार्ट इसका होता है इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, कितना डिविडेंड पे करे वो कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, जिस तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है ना। उनका पहले से डिसाइड होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को इतना फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए कोई भी फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड की डिसाइडेड नहीं होती। इसलिए तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन बेयर करता है, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर से भी ज्यादा। इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या राइट होता है कि कंट्रोल कर सकते कंपनी के अफेयर, ठीक है, कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। ये किसके पास राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होता है। क्यों, क्योंकि वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क भी बियर कौन करता है, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। जो लाइबिलिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर कितनी होगी, लिमिटेड होगी। कितनी लिमिटेड, जितने की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इक्विटी शेयर के अंदर उतनी ही उनकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो इससे ज्यादा के लिए वो लाइबल नहीं होंगे उस कंपनी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर की। हम जो इक्विटी शेयर है उसको डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, इश्यू, क्योंकि है तो वो इक्विटी शेयर ही, लेकिन हम कितने टाइप में उसको क्या कर सकते हैं, कितने डिफरेंट वे में अपनी जनरल पब्लिक को क्या कर सकते हैं, उस शेयर को इश्यू कर सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि हम अगर इक्विटी शेयर क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं डिफरेंट वे में अपनी जनरल पब्लिक को, वहां से हमें पैसा क्या हो, रेज हो, कंपनी के पास कैश फ्लो हो, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर ही तो होते हैं ना। तब हम कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है अपने इन्वेस्टर को, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उस केस में क्या कंपनी के पास कैश इनफ्लो होता है, नहीं होता ना। लेकिन होते तो क्या, वो इक्विटी शेयर ही होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से किसका टाइप है, वो इक्विटी शेयर का। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर डिफरेंट वे में तब भी हम क्या करें, इक्विटी शेयर को इश्यू करें जनरल पब्लिक में, तो हमें वहां से क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा।
ये कहाँ पे एक्सेप्शन है, बोनस शेयर के केस में कोई भी कैश इनफ्लो नहीं होता। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर को। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अपने न्यू इशू की। तो न्यू इशू का मतलब क्या है, तो कंपनी फर्स्ट टाइम नए शेयर क्या करती है, इशू करती है। तो तब भी कंपनी फर्स्ट टाइम नए शेयर इशू करेगी तो उस केस में उसको कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक प्रोस्पेक्टस क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। किसको, जनरल पब्लिक को, जिसके अंदर हर एक चीज मेंशन होती है उन शेयर से रिलेटेड, कितने शेयर इशू करेगी, ठीक है ना। और वो जो शेयर है कंपनी के, जो उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, उससे ज्यादा की अमाउंट के नहीं होने चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी MOA के अंदर डिसाइडेड होगा वो उतनी ही टोटल अमाउंट होगी, उससे ज्यादा की अमाउंट में के वो शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। हर एक चीज, कितनी उसकी फेस वैल्यू है, कितने पे कंपनी इशू कर रही है, हर एक चीज उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होगा, मेंशन होगा। तब वो क्या करती है, जनरल पब्लिक के अंदर अपने शेयर क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, और हाँ, एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में क्या कर सकती है, यहाँ पे अपनी अमाउंट को, मनी को कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, जो भी आपका प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या डिटेल होती है, डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, अमाउंट ऑफ मनी कितनी पेबल करनी है, अलॉटमेंट के टाइम, कॉल के टाइम। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑफर टू द पब्लिक अप टू द ऑथराइज्ड कैपिटल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, राइट इशू रिक्वायर द फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया थ्रू एलिजिबल रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंक। यहाँ पे बात क्लियर हुई। अब आपका सेकंड टाइप क्या था, आपका बोनस इश्यू। तो बोनस इश्यू किस तरह के इक्विटी शेयर होते हैं, जहां पर कंपनी के पास कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता। तो फिर कंपनी को करती क्यों है इशू, अगर कोई कैश इनफ्लो ही नहीं हो रहा तब कंपनी इशू क्यों करती है। तब कंपनी को अपने प्रॉफिट को क्या करना हो, कैपिटलाइज करना हो। तब कंपनी को अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो, तभी कंपनी बोनस इशू करती है। ठीक है ना, क्या करने के लिए, कंपनी को अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए क्या करती है, बोनस इशू करती है। अब एक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है अच्छा खासा। ठीक है ना, कंपनी के पास क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है अच्छा खासा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 5 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल की कितनी पड़ी थी हमने, 10 लाख की, जिसके अंदर कितने थे, 10,000 शेयर थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 शेयर में से कंपनी ऑलरेडी 2,000 शेयर क्या कर चुकी है, इश्यू कर चुकी है 2,000 शेयर। ठीक है, अब कंपनी ने नोटिस निकाला कि वो 2:1 की रेशियो में क्या कर रही है, बोनस इशू कर रही है। अब यहाँ पे 2:1 का मतलब क्या होगा कि 2,000 शेयर वालों को 2:1 की रेशियो में क्या मिलेंगे, बोनस शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे 4,000 शेयर क्या करेगी, वो एज अ बोनस इशू करेगी। तो 4,000 शेयर मल्टीप्लाई कितना, 100, क्योंकि एक शेयर का अमाउंट कितना था, 100 रुपीज। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे रुपए, 4 लाख रुपए क्या करेगी, वो बोनस इशू करेगी। तो अब जो उसका प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने का, 5 लाख का, तो उसमें से उसने क्या कर दिया, 4 लाख के शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। ठीक है ना, अब 4 लाख मतलब कि 4 लाख रुपए की क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए। तो अब उसके टोटल जो शेयर है वो कितने हो गए यहाँ पे, जो कंपनी के टोटल इश्यू शेयर कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 2,000 पहले कर चुकी थी, 4,000 अब कर दिए, टोटल 6,000 शेयर क्या कर चुकी है कंपनी, इश्यू कर चुकी है। टोटल कितने, 6,000 शेयर कंपनी इश्यू कर चुकी है। अब जो प्रॉफिट था कितना रह गया अब यहाँ पे, 1 लाख का। ठीक है ना, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 4 लाख के, तो क्या कर दिया उसने, बोनस इशू कर दिया। अब ये प्रॉफिट कितना बचा कंपनी के पास, 1 लाख का, क्योंकि जो ये प्रॉफिट था 4 लाख का किसमें कन्वर्ट हो गया, शेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमने हमारा जो प्रॉफिट पड़ा हुआ था रिजर्व के अंदर 5 लाख का, उसको हमने 4 लाख किस में कन्वर्ट कर दिया, शेयर के अंदर। जो 4 लाख की वैल्यू थी इस प्रॉफिट की, वो हमने कन्वर्ट कर दी किसके अंदर, शेयर के अंदर क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब जो रिजर्व है वो कंपनी के पास कितने बचे हैं, सिर्फ 1 लाख है, 4 लाख चले गए, अब कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख क्या बचे हैं, रिजर्व बचे हैं। क्योंकि जो रिजर्व था, जो पैसा था, जो प्रॉफिट का पैसा था, वो किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, शेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, शेयर होल्डर को ना कोई पैसा देना पड़ा, उनको एक्स्ट्रा शेयर मिल गई। ठीक है, और कंपनी के पास जो प्रॉफिट पड़ा था उसको कैपिटलाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने अपने शेयर के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जो रिजर्व था वो कितने का बच गया, अब 1 लाख का बच गया। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट मिल गया यहाँ पे। तो बात क्लियर हुई बोनस शेयर के बारे में यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो देखो जो बोनस शेयर है वो क्या होती है, सब कुछ एक्स्ट्रा देना, कुछ एडिशन देना, नॉर्मल से ज्यादा देना। ठीक है ना, तो इन बिजनेस बोनस शेयर आर द शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, एज पर सेबी गाइडलाइन, इफ अ कंपनी हैज अ सफिशिएंट प्रॉफिट
और रिजर्व है उसके पास, इट कैन इशू, तभी वो क्या कर सकती है, बोनस शेयर को इशू कर सकती है। मान लो उसके पास प्रॉफिट ही नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ही नहीं, तो वो बोनस शेयर कहाँ से इशू करेगी, तभी कर सकती है तब उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट रखा हुआ हो, किसके अंदर, रिजर्व के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो। ठीक है, तभी क्या कर सकती हो, कैपिटलाइज कर सकती है अपने प्रॉफिट और रिजर्व को। ठीक है, तो बोनस शेयर इशू तब भी कर सकते हैं कंपनी, तब उसके एओए के अंदर क्या हो, परमिट हो। अगर परमिट नहीं है, एओए के अंदर मेंशन नहीं है कंपनी, तो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। एओए के अंदर पहले से मेंशन होना चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखो कुछ बात देख लो आपका बोनस शेयर से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एओए के अंदर चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज, कंपनी नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी होनी चाहिए, मतलब कि उसने कभी भी कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट की हो या फिर प्रिंसिपल की पेमेंट की हो, उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। मान लो डिबेंचर से पैसा ले रखा है और डिबेंचर की पेमेंट करते हुए डिफॉल्ट कर रखा है, तो वो कंपनी बोनस इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि वो नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी होनी चाहिए। किसके केस में, इंटरेस्ट पेमेंट या फिर प्रिंसिपल पेमेंट के केस में। और हाँ, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी होनी चाहिए एम्प्लॉय को पेमेंट करते हुए। मान लो उसने अपने एम्प्लॉय की पीएफ ही नहीं दिया, अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं दे रही, और वो क्या कर रही है, बोनस इशू कर रही है, तो इस तरह की कंपनी भी बोनस इशू नहीं कर सकती, क्योंकि नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी होनी चाहिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के केस में, सेम एज किसके केस में, एम्प्लॉय की पेमेंट करते हो, किस केस में, ग्रेचुइटी पेमेंट हो या आपकी पीएफ पेमेंट हो, कोई भी पेमेंट हो। ठीक है ना, तो उसने सारी पेमेंट कर रखी हो अपने एम्प्लॉय की जो उसको पेमेंट करनी थी। फोर्थ आपका फोर्थ पॉइंट क्या होगा फिर आगे, कि जो भी कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तभी कर सकती है तब जो कंपनी के शेयर है वो फुल्ली पेड अप हो। पहले जो उसने इशू कर रखे शेयर कंपनी ने वो क्या हो, फुल्ली पेड अप हो। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले एओ ए के अंदर मेंशन होना चाहिए। सेकंड, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी चाहिए इन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। थर्ड, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी चाहिए इन द केस ऑफ एम्प्लॉय की पेमेंट। ठीक है, जैसे ग्रेचुइटी आपका पीएफ आ गया। फोर्थ पॉइंट आपका क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हुआ नो, क्या होना चाहिए कि जो शेयर है जिनको शेयर कंपनी क्या करी, बोनस इशू करती है जिस वक्त कंपनी, उस वक्त तक जो भी कंपनी के सारे शेयरों क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंपनी बोनस इशू कर सकती है, वरना कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात आती है बोनस इशू कहाँ कहाँ से कर सकती है। सबसे पहले जो कंपनी बोनस इशू कर सकती है वो सिर्फ सीआरआर। सबसे पहला कंपनी बोनस इशू कहाँ से कर सकती है, सीआरआर से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हम लोगों ने एमसीक्यू किए थे लास्ट टाइम। ठीक है, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी तो देख लेना, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी अब भी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वहाँ पे हमने देखा था कि सीआरआर जो आपका होता है उससे हम सिर्फ एक ही पेमेंट कर सकते हैं, किसकी, आपकी बोनस इशू की। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन कंपनी के पास क्या होता है, कंपनी अगर बोनस इशू कर रही है, अगर कंपनी के पास कोई भी सीआरआर पड़ा हुआ है तो वहां से करें। सेकंड, कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, सिक्योरिटी प्रीमियम। थर्ड आपका क्या होगा यहाँ पे, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, जो भी जनरल रिजर्व पड़े कंपनी के पास, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां से क्या कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है। और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या होता है कंपनी के पास, अगर कंपनी ने कभी कोई रीवैल्यूएशन किया है एसेट का, कभी भी कंपनी ने रीवैल्यूएशन किया है एसेट का, और उस केस में वो एसेट क्या हो गई, सेल हो गई, और वहां से कोई कैश जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा कैश। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन होती, कोई भी एसेट हमने उसका रीवैल्यू किया और उसकी वैल्यू क्या हुई, एक्स्ट्रा इंक्रीज करके आई। ठीक है, और उस केस में वो एसेट कंपनी ने सेल कर दी, तो वो वहां से जो भी कैश रियलाइज हुआ है रिवैल्यूएशन करने के बाद, तो उस केस से भी क्या कर सकती है कंपनी, अपने बोनस इशू कर सकती है। तो ये 4 कंपनी के पास क्या होते हैं, ऑप्शन अवेलेबल होते हैं क्या करने के लिए, कोई भी बोनस इशू करने के लिए। तो ये चीज क्लियर हुई सभी बच्चों को। ठीक है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना, पेपर में आ सकता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ बोनस इशू। एडवांटेज क्या होगी, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोनस इशू डू नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ। इट विल नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन, जो कंपनी की जो पोजीशन, लिक्विडिटी देखो, कंपनी की पोजीशन तो वही रही ना, कंपनी का प्रॉफिट था वही रहा, कंपनी के पास ही रहा, लेकिन वो किस में कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया कंपनी ने, अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, और ऑन दी अदर हैंड शेयर होल्डर के लिए क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिल गया, उनको शेयर मिल गए। ठीक है ना, जो कंपनी के अंदर उनका स्टेक है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डिसएडवांटेज की बात, डिसएडवांटेज क्या होगी कि जो शेयर मैंने बोनस शेयर कंपनी ने क्या किए, इशू किए हैं, इसके कारण जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा था कंपनी इसको शेयर होल्डर को, क्या हो गया, रिड्यूस होगा। ठीक है ना, रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूस होगा, और जिसके कारण हो सकता है कि मार्केट प्राइस भी क्या हो जाए शेयर का,
रिड्यूस हो जाएगी कंपनी के, ठीक है, बात क्लियर हुआ। द इशू बोनस शेयर डिक्रीज द अर्निंग पर शेयर, जो अर्निंग पर शेयर था वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले 4,000 शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता था, अब क्या किया कंपनी ने और एक्स्ट्रा शेयर बोनस शेयर के रूप में दे दिए, अब उनको भी डिविडेंड मिलेगा तो अर्निंग पर शेयर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इसकी क्या थी डिसएडवांटेज थी, तो क्लियर हुआ यहाँ पे बोनस शेयर अच्छे से सभी बच्चों को, वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर की, वो आप क्या है, राइट इश्यू। अब राइट इश्यू क्या होता है, तो आपके कंपनी सेक्शन 62 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 सेक्शन 1 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या दे रखा है कि राइट इश्यू का मतलब क्या होता है कि तब शेयर होल्डर क्या करे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या दे, पहले राइट दे कि वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के कुछ शेयर परचेज कर सकते हैं और उनको हम मार्केट प्राइस से क्या देंगे, कम पे देंगे, और सिर्फ किसको बेनिफिट मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ दी कंपनी को, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो अपना राइट आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, क्योंकि सेल कर सकते हैं अपने राइट को आगे किसी भी थर्ड पर्सन को, बात क्लियर हुई। लेकिन ये चीज कहाँ मेंशन होनी चाहिए, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीजें परमिट है तो ही कंपनी क्या कर सकती है, राइट शेयर कर सकती है, राइट इश्यू कर सकती है, वरना राइट इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है। तो मेन ये क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है, और प्राइस का क्या होता है, कम होता है जो भी मार्केट में चल रहा है, मतलब कंसेशनल रेट पे करता है, ठीक है। और ये जो राइट है ये हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट को सेल भी कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन को, ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो राइट ऑफ शेयर प्रोवाइड सम मॉनेटरी बेनिफिट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज दे गेट शेयर एट द कंसेशनल रेट। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ राइट इश्यू की। तो देखो एडवांटेज क्या हो गया आपके राइट इश्यू की, सबसे पहले अगर राइट क्या करता है, जो राइट इश्यू होता है वो क्या नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता किसके ऊपर, कंट्रोलिंग पावर ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है ना, नॉट इफेक्ट, मतलब उनकी जो कंट्रोलिंग पावर है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, ब्रोकरेज कॉस्ट होगी, कमीशन एक्सपेंस होगी, वो इनकर्ड नहीं करने पड़ेंगे कंपनी को, जैसे कि वो पब्लिक इशू करते हो क्या करती है, इनकर्ड करते हैं, उसकी जो कॉस्ट लगती है उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ब्रोकरेज कॉस्ट जो लगती है, ठीक है ना, अब वो नहीं होंगे अगर कंपनी क्या कर रही है, राइट इशू कर रही है, ठीक है। शेयर होल्डर गेट सम एक्स्ट्रा, जो अगर शेयर होल्डर उनको क्या मिल जाता है, कुछ बेनिफिट मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उसको जो अब शेयर मिल रहे हैं वो कंसेशनल रेट पे मिल रहे हैं, और जो अब प्राइस मिल रहा है कंपनी से वो क्या मिल रहा है, मार्केट प्राइस से कम में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको कंसेशनल बेनिफिट मिल जाता है ना, तो ये क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है किसको, शेयर होल्डर को। अगर यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करें अपने राइट इशू के, डिसएडवांटेज क्या होगी, इफ शेयर होल्डर फेल टू एक्सरसाइज हिज राइट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हिज वेल्थ विल डिक्लाइन, ठीक है। तो अगर जो शेयर होल्डर है वो फेल हो जाए उस राइट को एक्सरसाइज करने के अंदर एक टाइम के अंदर, टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को मिनिमम टाइम पीरियड 15 दिन का देना पड़ता है, टाइम पीरियड लिख लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है आपका राइट इशू का 30 डेज का होता है, ठीक है ना, कंपनी को मैक्सिमम 30 डेज के लिए राइट इशू निकालने पड़ते हैं और मिनिमम 15 दिन तो देने पड़ते हैं राइट इशू के लिए। अगर शेयर होल्डर फेल हो जाए अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए तो उसकी वेल्थ क्या हो सकती है, डिक्लाइन हो सकती है। द कंपनी लॉस कैश एज शेयर आर इशूड एट कंसेशनल रेट, और कंपनी के लिए क्या लॉस है, क्योंकि वो शेयर किस पे कर रही है, कंसेशनल रेट पे कर रही है, तो कंपनी को यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी के मतलब लॉस होगा, क्यों, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है वहाँ पे कंसेशनल रेट पे क्या कर रही है, अपने शेयर को इशू कर रही है, तो कंपनी को यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है, तो वो कंसेशनल रेट पे क्या करती है, शेयर को इशू करती है। अब बात करते हैं किसकी, स्वेट इशू की। स्वेट इशू क्या होते हैं, स्वेट इशू का मतलब क्या देखा आपका सेक्शन 54 के अंदर कि शेयर इशू बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट, क्या कहा यहाँ पे कि अपने एम्प्लॉय को या अपने डायरेक्टर किस पे दे दिए, डिस्काउंट पे दे दिए अपने कंपनी के शेयर, ठीक है, या फिर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के बेस पे दे दिए, मतलब कि उसके बदले कैश नहीं दिया, अदर देन कैश, वो जो शेयर है इक्विटी शेयर है कंपनी ने वो अदर देन कैश किसी और पर्पज के बदले क्या दे दिए, वो शेयर किसी को इश्यू कर दिए। कोई और पर्पज क्या होगा, मान लो कंपनी ने किसी की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परचेज की, उसके बदले कंपनी ने क्या किया, अपने इक्विटी शेयर दे दिए, ठीक है ना, या फिर कंपनी ने अपने किसी एम्प्लॉय से कोई नो हाउ परचेज किया, उसके बदले क्या दे दिए, स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए, ठीक है ना, क्योंकि नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसा नहीं लिया इक्विटी शेयर के बदले लेकिन कोई और चीज ले ली, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्वेट इशू कहेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ईसोप के अंदर और स्वेट इशू के अंदर, ईसोप और स्वेट इशू दोनों अलग हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ईसोप में क्या होता है, ईसोप कि कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए अपने बिजनेस के अंदर क्या करती है, उसको एक लालच देती है। लालच कैसा, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 4 साल 5 साल काम करोगे तो जो शेयर है मैं इस प्राइस पे तुम्हें 4 साल बाद ये शेयर दूंगा,
अपनी कंपनी क्या दूंगा, इक्विटी शेयर दे दूंगा, ठीक है ना। इस तरह कंपनी क्या करती है, लालच देती है अपने एम्प्लॉय को, वो क्या होते हैं आपके इसॉप होते हैं, ठीक है ना, जहां पे प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है और प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड होता है। लेकिन स्वेट इशू में ना कोई प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है ना कोई प्री डिटरमाइंड पीरियड होता है, ठीक है ना। कंपनी अपने एम्प्लॉय से खुश होकर, डायरेक्टर से खुश होकर क्या कर देती है, उसको डिस्काउंट पे, कोई पहले से डिसाइड नहीं होता प्राइस, कंसेशनल रेट पे क्या कर देती है, शेयर को इश्यू कर देती है। या फिर कंपनी ने कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परचेज की है, कंपनी ने कोई भी नो हाउ परचेज किया है, उसके बदले क्या देती है, अपने शेयर दे देती है, वो आपको क्या होता है, स्वेट इश्यू होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना स्वेट इक्विटी और इसोप के अंदर। तो क्लियर हो यहाँ पे स्वेट इश्यू क्या होगा, ठीक है। तो द पर्पज ऑफ स्वेट इश्यू इज टू रिटेन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नॉलेज ऑफ द कंपनी। यहाँ पे पर्पज क्या होगा स्वेट इश्यू का, कि कंपनी रिटेन रखना चाहती है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, अपने नो हाउ को, किसके पास, अपनी कंपनी के पास। इस पर्पज से क्या करती है कंपनी, स्वेट इश्यू करती है, ठीक है। स्वेट इश्यू कैन मेड इफ इट इज ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में ऑथोराइज्ड किया गया हो, ठीक है, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा, तभी क्या हो सकती है, स्वेट इशू कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है ना। इट ऑल्सो गवर्न बाय द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 ऑफ द सेबी, ठीक है। अब एडवांटेज क्या हो गया आपकी स्वेट इशू की, सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अलॉटमेंट। इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट, में ब्रोकरेज कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, कंपनी को कंसेशनल रेट पे क्या करना पड़ता है, अपने शेयर को देना पड़ता है, वही, ठीक है। वही लॉसेज हो सकते हैं फाइनेंशियल कंपनी को, बात क्लियर हुई। तो ये क्या है आपके डिफरेंट टाइप्स है किसके, आपके इक्विटी शेयर के। तो क्लियर हुआ इक्विटी शेयर अच्छे से, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एक आपका किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म सोर्स का पार्ट है। और इक्विटी शेयर किस किस टाइप से कंपनी क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है। और ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हर केस में कंपनी के पास क्या है, कैश इनफ्लो हो। जैसे कि बोनस शेयर के केस में क्या कंपनी को कोई भी कैश इनफ्लो नहीं था, लेकिन कंपनी ने क्या किया था, अपने इक्विटी शेयर को इश्यू किया था। बात करें यहाँ पे। अब सेकंड टाइप का जो शेयर आपका वो क्या है, आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर नाम से इंडिकेट है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपना इस क्लास के अंदर, कि जो इनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, किसके कंपेयर में, आपका इक्विटी शेयर से। और राइट क्या था कि यहाँ पे इसको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता। और इनको जो पेमेंट है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी पहले मिलती है कंपेयर टू किसके, आपके इक्विटी शेयर होल्डर के, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर है। जो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर ये इसलिए इनको वोटिंग राइट भी नहीं होता। आपके इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है। क्यों, क्योंकि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ज्यादा रिस्क बियर करते हैं कंपेयर टू किसके, आपके प्रेफरेंस शेयर के कंपेयर में, ठीक है। वो सिर्फ प्रॉफिट में से ही शेयर लेते हैं, कोई इसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको नहीं मिलता। आपने हरदम देखा होगा जो भी प्रेफरेंस शेयर होता है उनके आगे उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लिखा होता है, 10% ऑफ प्रीफरेंस शेयर या फिर 12% ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ठीक है ना, 8% ऑफ प्रीफरेंस शेयर। तो जो आगे रेट मेंशन होता है क्या होता है, उनकी परसेंटेज, उनका रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन होता है कि इतने % ऑफ डिविडेंड क्या है, आपके प्रेफरेंस शेयर है। बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इट कम टू द लिक्विडेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है किसकी, पेमेंट की, ठीक है, क्रेडिटर के बाद। सबसे पहले तो किसको मिलती है, क्रेडिटर, जो आउटसाइड पार्टी होती है, फिर आपके प्रेफरेंस शेयर आते हैं, फिर आपकी इक्विटी, सबसे लास्ट में जो बचता है वो किसको मिलता है, आपके इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी एलिजिबल नहीं होते बोनस शेयर रिसीव करते हुए। हमने पढ़ा था बोनस शेयर, ठीक है ना। तो बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते, कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते। बात क्लियर। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव एनी एडवांटेज इन द रोल ऑफ मैनेजमेंट, ना ही ये रोल मैनेजमेंट के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सिर्फ वोटिंग का राइट किसके पास होता है, आपका इक्विटी शेयर होल्डर के पास। Equity shareholder have high risk of exposure because in the market volatility and the company performance. At the same time, preference share do not pose any threat and the safer than equity share. तो volatility ज़्यादा होती है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उस समय से ज़्यादा रिस्क किसको होता है, आपकी इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर करते ज़्यादा सेफर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अगर कंपनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देती तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। वो अलग डिस्कशन है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना भी इतना जरूरी है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता ही मिलता है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और इसके अंदर क्या, जो प्रेफरेंस शेयर है वो कंपनी रिडीम कर सकती है कब, तब जो उसका डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो जाए। और आपका जो अभी नया एक्ट आया है, जो कंपनी एक्ट 2013 आया है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो टाइम पीरियड आपका प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का वो कितना बच्चों, 20 साल। 20 साल से ज़्यादा तक के कभी भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इश्यू नहीं कर सकती। मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 साल का है। 20 साल के अंदर
मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना पड़ेगा। लेकिन आपको इक्विटी शेयर क्या होते हैं, लाइफ टाइम के लिए होते हैं कंपनी के, ठीक है ना। कंपनी लिक्विडेट होगी तभी क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करेगी। बात करूँ यहाँ पे, फिर बात आती है आपकी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या आपका सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नाम से क्या है क्यूमुलेटिव, मतलब कि जुट जाना। अगर मान लो कोई एरर क्रिएट हुआ डिविडेंड पे करने में, तो उस केस में कंपनी मान लो लॉस में है, कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई, तो जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। कंपनी को डिविडेंड साथ में इकट्ठा करके क्यूमुलेट करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तब देना होगा, वो क्या कहेंगे हम, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। इन द इवेंट ऑफ लॉस कंपनी इज लायबल टू पे शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। बात क्लियर यहाँ पे। फिर बात आती है नॉन क्यूमुलेटिव, इसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना, जहां पर जो शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो एंटाइटल्ड नहीं है रिसीव होने के लिए कोई भी एरर इन डिविडेंड। बात क्लियर। फिर बात आती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दिस कम टू विद द मैच्योरिटी डेट, ऑन मैच्योरिटी द कंपनी रीपरचेज इट शेयर, क्योंकि कंपनी को क्या करना पड़ेंगे, रिडीम करने पड़ेंगे वो शेयर, ठीक है। रिडीमेबल जो लाइफ टाइम के लिए हो, लेकिन वो अब तो है ही नहीं, अब भी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो चुका है इसका, 20 साल हो चुका है, ठीक है ना। 20 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड तक कंपनी क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है। फिर बताती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट जनरेट करती है तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका उस प्रॉफिट के अंदर भी क्या होगा, कुछ पार्टिसिपेशन होगा, वो कहेंगे हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। फिर बताते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा प्रॉफिट के अंदर, उनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट हो जाएंगे टाइम पीरियड के बाद किसके अंदर, इक्विटी शेयर के अंदर, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर रहेंगे लाइफ टाइम, ठीक है ना, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसके अंदर, इक्विटी शेयर के अंदर। तो ये कुछ टाइप्स आपको किसके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। बात क्लियर। अब आगे देखते हैं अपना रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को हमने किसके अंदर पढ़ा था, जहां पर हमने ओवन फंड देखा था कि कंपनी के जो ओवन फंड होते हैं वो उसमें से एक पार्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड का, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और एक ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन पढ़ा था, जहाँ पे मैंने इंटरनल फंड एक्सटर्नल फंड पढ़ा था। तो रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट होगा, इंटरनल फंड का पार्ट होगा, ठीक है ना। कंपनी के इंटरनल फंड है और कंपनी क्या कर रही है, इनको यूटिलाइज कर रही है, एक तरह से सोर्स ऑफ फंड है किसके अंदर, रिटेन्ड अर्निंग आपका थर्ड टाइप है, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया है आने वाले सालों में, उसमें से सारा पोर्शन तो कंपनी एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, कुछ प्रॉफिट अपने पास क्या करके रख लेती है, रिटेन करके रख लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो प्रॉफिट जनरेटेड बाय कंपनी दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेक होल्डर एज ए डिविडेंड। तब कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसको क्या कर देती है, आगे री इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है ना, और या फिर रिजर्व में रख लेती है कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। मतलब कि जो प्रॉफिट का पार्ट कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने स्टेक होल्डर को। बात क्लियर हुई। तो मेरिट क्या होगी यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग की, सबसे पहला परमानेंट सोर्स ऑफ फंड का ये, ठीक है ना, कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग में से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि ना कोई इंटरेस्ट पे करना, ना कोई डिविडेंड पे करना, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, ठीक है ना। ये जो फंड होता है क्या होता है, जनरेट होता है इंटरनली, देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि इंटरनल फंड है कंपनी का, तो कंपनी के पास फ्रीडम है कि उसको कहीं पर भी किसी भी ऑपरेशन के अंदर लगाए, मतलब फ्रीडम है, पूरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है किसके पास, कंपनी के पास, ठीक है। इसकी क्या है, मेरिट है। अगर हम यहाँ पे डीमेरिट की बात करें इसकी, तो डीमेरिट क्या क्या होगा यहाँ पे, एक्सेसिव प्लगिंग बैक मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंगस्ट द शेयर होल्डर। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एक तरह से रिटेन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे, सारा का सारा प्रॉफिट क्या कर ले अपने पास रिटेन अर्निंग एज ए रिटेन अर्निंग रख ले, तो यहाँ पर शेयर होल्डर को डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कंपनी उनको लोअर रेट ऑफ डिविडेंड दे या फिर डिविडेंड दे ही ना, क्योंकि वो अपने पास क्या रख रही है, रिटेन अर्निंग रख रही है। तो यहाँ पे जो कई शेयर होल्डर वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, ये सोच के कंपनी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती नहीं है, और जिससे हो सकता है कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो भी क्या चला जाए, डाउन चला जाए, ठीक है ना। बात क्यों नहीं यहाँ पे, इट इज अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड। अनसर्टेन है, क्यों अनसर्टेन है, हो सकता है कि प्रॉफिट आपकी बार ज्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम कम हुआ, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, हर बार तो सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट होगा नहीं कंपनी का। तो ये क्या है, अनसर्टेन सोर्सेज है किसका, फंड का। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसके साथ जो फर्म क्या नहीं करती, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, उसके लिए एक बड़ी डिसएडवांटेज है।
मतलब इसका क्या होगा कि कई कंपनी क्या करती है, अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रख तो लेते हैं लेकिन वो फर्म के अंदर ही रख लेते हैं, मतलब कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। इसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या है, जुड़ी हुई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या, मान लो कंपनी के पास 10 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग है और उसने उस पैसे को कहीं आगे इन्वेस्ट ही नहीं किया, उसने एज ए रिटेन अर्निंग अपने पास रख तो रखा है लेकिन उसको पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो अब अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करता तो उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती ना, तो ये क्या है, इसकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर कोई बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर सकता तो उसके लिए भी यहाँ पे एक बड़ी डिसएडवांटेज बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड हो जाती है उस रिटेन अर्निंग के साथ। अगर हम ये पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आने वाले जितने टाइम के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट करें वहाँ से हमें 10 लाख का हो सकता है कि 10,50,000 कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्या हो वहां से हमें जनरेट हो, ठीक है ना। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करना भी जरूरी है, और जो रिकॉग्नाइज नहीं करता उसके लिए यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक डिसएडवांटेज बन जाएगी। आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो आपके सोर्सेज ऑफ फंड है वो आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।